नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्टा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बता दें कि आज के सुबह की वारदात है, जब यहाँ पर मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मामला जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का है, जहाँ पर आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। जख्मी हालत में हिजबुल का आतंकी पकड़ा गया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुरुवार सुबह शुरू हुई मुठभेड़ में घायल होने के बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस ने कहा है कि आतंकवादी की पहचान जहीर अब्बास लोन के रूप में हुई है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य है और पुलवामा जिले का निवासी। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अनंतनाग जिले के गुंड बाबा खलील इलाके में हुई है। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया और इसके इलाके के चारों ओर से घेर लिया था। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुंचे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले के बाबा गुंद खलील इलाके की घेराबंदी करके तलाश अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी थी, जिसके बाद बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। और आज वीसी के जरिए भारत और बांग्लादेश की द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। कई बातों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर समझौता हो सकता है और ऐसे में व्यापार से लेकर रक्षा और तमाम ऐसे विषय हैं जहां पर चर्चा चल रही है। बता दें कि चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की शुरुआत भी हो सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। कोरोना काल में इस बार यह वार्ता वर्चुअल तरीके से की गई है, जिसमें पीएम मोदी बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के साथ शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भरोसा दिया है कि कोरोना काल में बांग्लादेश उनकी प्राथमिकताओं में है। इसके साथ ही चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की शुरुआत की गई है। दोनों देशों ने एमओयू पे भी साइन किए हैं। यहाँ अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश लंबे वक्त से वर्चुअल माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। विजय दिवस के बाद हमारी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि विजय दिवस के अवसर पर पूरे देश में मशाल ले जाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना हमारी प्राथमिकता होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भारत बांग्लादेश का अच्छा सहयोगी रहा है। वैक्सीन के काम में भी दोनों का सहयोग बना रहेगा। पीएम मोदी बोले कि दोनों देश कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं, जो कि हमारी दोस्ती को दिखाता है। भारत हमेशा बंग बंधु का सम्मान करता है। और किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। किसान लगातार अपनी मांग को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग ही कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार हर बार वार्ता का रास्ता निकाल लेती है, लेकिन वार्ता से कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट में किसानों की याचिका पर सुनवाई भी हुई है। खास बात यह है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा है। किसानों का यह कहना है कि चाहे ठंड पड़े या बारिश, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम वापस नहीं जाएंगे। वहीं कल किसानों के समर्थन में संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद किसान कह रहे हैं कि अब तो वह बिना अपनी मांगे पूरी किए वापस नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ बुधवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट आज फिर किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों को बॉर्डर से हटाने की याचिका पर सुनवाई होनी है। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह ने बताया कि अभी तक हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है। मिली जानकारी के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बढ़ती ठंड से बचने के लिए गैस हीटर लगाए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि लोग लकड़ी जलाकर अपना काम चला रहे हैं। किसान नेताओं ने कुछ हीटर मंगाए हैं, लेकिन ये गैस से चलते हैं, इनमें खर्चा ज्यादा है। विजय दिवस के अवसर पर गन्ना किसानों को पीएम मोदी की ओर से तोहफा दिया गया है। केंद्र सरकार 60 लाख टन जो गन्ना है उसके निर्यात पर चीनी को लेकर सब्सिडी देने की बात कर रही है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में केंद्र सरकार गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। और दरअसल मोदी कैबिनेट ने गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपए निर्यात सब्सिडी और 18,000 करोड़ रुपए निर्यात लाभ के साथ अन्य सब्सिडी देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। प्रकाश जावड़ेकर से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस साल 60 लाख टन चीनी का निर्यात करेगी, जिस पर किसानों को 3500 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। खास बात रहेगी कि इसके अलावा
इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 6 राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना की संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी देने के फैसले पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग गई है। रविशंकर प्रसाद से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने 20 साल की वैलिडिटी के लिए 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800, 211 और 2300, इसी के साथ साथ 2500 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए इस महीने सरकार एक नोटिस भी जारी करेगी और प्रस्ताव के मुताबिक मार्च 2021 तक नीलामी की जाएगी। बता दें कि दूरसंचार विभाग के फैसले लेने वाले जो शीर्ष निकाय डिजिटल संचार आयोग ने मई में स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दी थी। और अब देश कोरोना से जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की दर में कमी देखने को मिल रही है। बीते 30 दिनों की बात करें तो पहले के मुताबिक अब आंकड़ों में कहीं ना कहीं नमी नजर आ रही है। इन दिनों भारत में कोरोना के दैनिक आंकड़े कुछ राहत देने वाले नजर आ रहे हैं। बीते 3 दिनों से दैनिक मामले 30,000 के नीचे देखने को मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 24,010 नए मामले के साथ भारत के कुल मामले बढ़कर 99,56,558 हो गए हैं। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 3,22,366 पर है। वहीं पिछले 24 घंटों में 33,291 नई रिकवरी के साथ 94,89,740 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 15,95,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSSC की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक विश्व के 192 देशों में कोरोना वायरस से अब तक 7.1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। खास बात यह है कि जब 15,94,775 मरीज अपनी जान भी इसमें गंवा चुके हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में अब तक 1.58 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 2.95 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण के मामलों में हिसाब से दूसरे सबसे बड़े देश भारत में संक्रमितों की संख्या करीब 98.26 लाख हो गई है। इस दौरान 33,494 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ कोरोना मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 93.24 लाख से अधिक हो गई है। यह मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या करीब अधिक रहने से सक्रिय मामले घटकर करीब 3.60 लाख रह गए हैं। तो वहीं कोवैक्सीन का पहला फेज जो है सफल नजर आया है। इसको लेकर भारत बायोटेक ने इसका निर्माण किया था। खास बात यह है कि भारत बायोटेक ने पहले फेज की क्लिनिकल ट्रायल में बेहतर इम्यून रिस्पांस दिखाया है। ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन का वॉलंटियर पर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम नतीजों से पता चलता है कि सभी आयु वर्ग के समूहों पर कोई गंभीर या प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है। विदेशी पोर्टल medRxiv में दावा किया गया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर महीने में समाप्त हो गया था, जिसके नतीजे अब सार्वजनिक किए गए हैं। साल 2020 अब अपने अंत की ओर है और इसी के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में कुछ पॉजिटिव खबरें भी आने लगी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित स्वदेशी कोविड-19 टीका कोवैक्सीन के पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षण के अंतिम नतीजों से पता चलता है कि सभी आयु वर्ग के समूह पर कोई गंभीर या प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है। और स्पुतनिक V कोरोना की जो वैक्सीन है वो काफ़ी ज़्यादा सफल मानी जा रही है। उसको लेकर प्रयास पहले से भी किए गए थे। रूस द्वारा बनाई गई स्पुतनिक V वैक्सीन का डाटा बीते दिनों सामने आया था, जिसमें दावा किया गया है कि वैक्सीन का 91% से अधिक का सफलता रेट है। ऐसे में इसको लेकर उम्मीद तेज हो गई है। रूस द्वारा निर्मित स्पुतनिक V वैक्सीन हालांकि अभी ये इस्तेमाल में नहीं लाई गई है और प्रोडक्शन शुरू होने के पहले के अंतिम फेज में है। सोमवार को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय और वैक्सीन बनाने वाले रशियन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट फंड ने ऐलान किया है कि इस वैक्सीन का सफलता प्रतिशत 91.4% है। स्पुतनिक V की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रोडक्शन के पहले के फाइनल चरण में कुल 78 कंफर्म कोरोना केस पर इसका ट्रायल किया गया। इनमें से 62 पर प्लेसिबो डोज और 16 पर वैक्सीन डोज दी गई, जिसका नतीजा 91.4% सफलता के तौर पर आया है। कंपनी के अनुसार 14 दिसंबर तक स्पुतनिक V वैक्सीन का ट्रायल करीब 26,000 लोगों पर चल रहा है। इनमें रूस के 2 वर्जन सेंटर शामिल है।
जबकि बेलारूस, वेनेजुएला और यूएई और अन्य देशों में क्रिटिकल ट्रायल का तीसरा फेज चल रहा है। भारत में इस वैक्सीन का दूसरा और तीसरा फेज चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसातें बिछने लगी है। सियासत का दौर तेज हो चुका है, सियासी हलचलें भी तेज हो चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचलें जो है वो देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी और कांग्रेस सूबे की सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुट गई। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी यूपी में मुस्लिम ओबीसी समीकरण बनाने की कवायद में जुट गए हैं। ओवैसी की यूपी मिशन में सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अहम कड़ी बन रहे हैं, जिनके सहारे छोटे छोटे दलों को मिलाकर सूबे में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने का ख्वाब संजो रहे हैं। अजदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर से एक होटल में मुलाकात की है। राजभर ने हाल ही में ओबीसी समुदाय के 8 दलों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम से गठबंधन बनाया है और इस मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर की सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा, बाबू सिंह कुशवाहा की अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल की अपना दल की और प्रेमचंद प्रजापति की भारतीय वंचित समाज पार्टी, अनिल चौहान की जनता क्रांति पार्टी और बाबू रामपाल की राष्ट्रोदय पार्टी शामिल है। AIMIM भी राजभर के इस गठबंधन का अहम हिस्सा बन सकती है, क्योंकि राजभर के साथ ओवैसी बिहार में किस्मत आजमा चुके हैं, जिनमें ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा कि हम दोनों साथ बैठे हैं और हम ओम प्रकाश राजभर जी की लीडरशिप में खड़े हैं और काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के साथ भी गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। इससे साफ जाहिर है कि ओवैसी इस बार मुस्लिम ओवैसी समीकरण के सहारे यूपी के चुनावी रणभूमि में उतरने का प्लान बना रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में भी कुछ सियासी समीकरण नजर आने लगे हैं। ओवैसी पर ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने ओवैसी के पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी उतारने को लेकर, रणनीतियां बनाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अब 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। कुछ दिन पहले हैदराबाद में हुए निकाय चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसको देखते हुए ये चुनाव और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी काफी पहले से ही चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी हुई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने AIMIM चीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने वहां एक रैली भी की थी। अब राज्य में बीजेपी की बढ़ती पैठ के बीच ममता बनर्जी ने ओवैसी पर आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि बीजेपी AIMIM को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अल्पसंख्यकों के वोटों को विभाजित करने के लिए उन्होंने बीजेपी हैदराबाद की एक पार्टी AIMIM को पकड़ा है। बीजेपी उन्हें पैसे देती है और वे वोटों को बांटने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में यह देखा भी गया है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी तैयारी में जुट गया है। निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, किस तरह से चुनाव होंगे। और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग आज 3 दिन के दौरे पर बंगाल आ रहा है। चुनाव आयुक्त सुदीप जैन, जिस पर बंगाल में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उनके साथ इलेक्शन कमीशन के एक अफसर बंगाल का दौरा करेंगे। राज्य में अशांति, हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर तरह तरह के आरोप हर रोज बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये सारे आरोप कितने गंभीर हैं, कितने सही हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग यह समझने की कोशिश कर रहा है। चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन अलग अलग जिलों से आई पुलिस रिपोर्ट और जिलों में चुनाव कराने के लिए जो अफसरों को नियुक्त किया गया है उनकी पिछले कुछ हफ्तों के रिपोर्ट्स का आकलन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सुदीप जैन गुरुवार सुबह मध्य कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में प्रेसिडेंसी, वर्धमान और मेदिनीपुर डिवीजन के 14 जिलों के DEO, DM, पुलिस सुपर और पुलिस कमिश्नरों के साथ एक खास बैठक करेंगे। और उत्तरी भारत में लगातार चल रही सर्द हवाओं का असर अब आम राज्यों पर भी पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इसकी झलक जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण, कोरोना के साथ साथ कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है, उन पर जुल्म ढा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी राज्यों में ठंड का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है और लोग ठंड से कांप रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली का पारा
4 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने की मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी जारी है, जिसका असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी और बारिश होगी, मैदानी इलाकों के लोग उतनी ही तेजी से कांपेंगे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली का अधिकतम तापमान बुधवार को 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और मौसम विभाग की माने तो 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे पहुंचने के आसार हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। उत्तर भारत का पारा लुढ़ककर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि राज्यों में ठंड का कहर बढ़ते जा रहा है और लोग ठंड से कांपने लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो एनसीआर में 4 डिग्री तक लुढ़क चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली का पारा 4 डिग्री तक लुढ़कने का अनुमान व्यक्त किया है और दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने की मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी जारी है, जिसका असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी और बारिश होगी, मैदानी इलाकों में उतनी ही तेजी से ठंड बढ़ेगी और लोग वहां पर कांपेंगे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली का अधिकतम तापमान बुधवार 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिसंबर में आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे पहुंचने के आसार है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। उत्तर भारत का पारा लुढ़ककर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।